तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है परमाणु संरचना। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। ओके, तो देखो बच्चों, जो परमाणु है ना, परमाणु में जो कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर एक नियमित और व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी बिखरे। तो इसी व्यवस्था को, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक नियमित व्यवस्था को, नियम अनुसार व्यवस्था को ही क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये कैसे व्यवस्थित होता है, कैसे लिखा जाता है, इसी को हम इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियमों में स्पष्ट करेंगे। और इनमें से पहला नियम है आपबाउ प्रिंसिपल, आपबा का नियम। तो आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मतलब है निर्माण। मीन्स परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण कैसे होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इसी से संबंधित है ये नियम। तो देखो, ये कहता है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरता है, इसके पश्चात, ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते, या इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि इसके पश्चात, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक ऊर्जा क्रम में भरते। समझ गए ना? मतलब है, इसने ये कहा है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते। मीन्स पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, और इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके कक्षकों में भर जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि जो हमारे पास कक्षक हैं उनमें से किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो ये बता दूं मैं कि कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा पता लगानी है, मतलब न्यूमेरिकली नहीं, मतलब कौन ज्यादा ऊर्जा वाला है, कौन कम अधिक ऊर्जा वाला। तो कक्षक की सापेक्ष ऊर्जा समानुपाती होती है n+n, जहां n है मुख्य क्वांटम संख्या और l है द्विगांशी क्वांटम संख्या। और अगर मान लो दो कक्षकों के लिए, तीन कक्षकों के लिए n+l के मान समान आ जाए तो ऊर्जा को केवल देखना है n के आधार पर, तो जिसका n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पहले ऊर्जा, मतलब कक्षकों की ऊर्जा पता लगा लेनी है, और फिर उसके बाद हमें उनकी कक्षकों की ऊर्जा का क्रम अगर पता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे कक्षक पहला लिखा है 1s, ये लिखे हैं 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s और 4p, ये हमें कक्षक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके n+l की वैल्यू निकालें। देखो 1s मीन्स 1 और s के लिए 0 तो आ गया 1, 2s 2 + 0 मीन्स 2, 2p 2 + 1 मीन्स 3, 3s 3 + 0 मीन्स 3, है ना, 3p 3 + 1 मतलब 4, 3d 3 + 2 मतलब 5, 4s 4 + 0 4, और 4p 4 + 1 मतलब 5। तो यहाँ देखो आप, जैसे ये तीन एक समान मान है, ये समान मान है, ये समान मान है। तो अगर n+l के मान समान आ जाए तो फिर आपको देखना है जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो देखो, सबसे कम पहले तो n+l है, फर्स्ट s, तो सबसे कम ऊर्जा वाला होगा। फिर 2s आ जाएगा। अब 2p और 3s में किसकी ऊर्जा कम होगी, दोनों के लिए 3 है, लेकिन 2p के लिए n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है। तो जहां n बड़ा वहां एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब है 2p की एनर्जी 3s से कम होगी। जहां तक बात क्लियर होगी, तो 2p के बाद आ गया 3s। अब आता है 3p और 4s में किसकी एनर्जी कम होगी, तो 3p में n की वैल्यू 3 है और 4s में n की वैल्यू 4 है, तो 3p की एनर्जी 4s से कम होगी।
तो ये हो जाएगा 3p, फिर आएगा 4s। अब आता है 3d और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 3d के लिए भी 5 है, 4p के लिए भी n+l 5 आया, लेकिन n की वैल्यू कम है 3d में, तो पहले 3d फिर जाएगा 4। तो जो ऊर्जा का क्रम है वही इलेक्ट्रॉनों के भरने का भी क्रम है। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से पहले अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1s पूरी भर जाएगी, फिर 2s पूरी भर जाएगी, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d और फिर आएगा 4p। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम। एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/n, एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल फॉर डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स दिए, ठीक है, कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, और सेम ऑर्बिटल की एनर्जी पूछ ली गई हो, दोनों तीनों में 2s की मान लो मैंने पूछ ली, तो ये लिखा है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी n, n की वैल्यू ज्यादा, n नहीं बल्कि यहाँ आएगा क्या बच्चों, z, यहाँ क्या लेंगे हम, z मतलब परमाणु क्रमांक। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसके कोष या कक्षक की एनर्जी कम होगी। मतलब हाइड्रोजन के 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लिथियम के 2s की उससे कम होगी, और सोडियम के 2s की और भी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ज्यादा आकर्षण हो ज्यादा, तो कोष नाभिक के ज्यादा पहुंच पास आ जाएंगे, जिससे एनर्जी घट जाती है। तो एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए एनर्जी का ऑर्डर बताता है। और इसको बोलते हैं कक्षक की ऊर्जा निकालने का ये n+ है नियम, इसको बोलते हैं बोर-बरी नियम, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 21 का 1s2 पूरा भरा होगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आता है 4s और 3d, तो हमारे पास 18 है, तो ये हो गए, तो पहले 4s पूरी भरेगी, फिर एक बचा 21, तो हो गया 3d1। टाइटेनियम में चले जाएं तो 3d2 हो जाएगा, वेनेडियम में जाएं तो 3d3 हो जाएगा, क्रोमियम में जाएं तो एक्चुअल में रूल के अनुसार होना चाहिए था 3d4 और 4s2, है ना, 4s2 3d4, लेकिन ये वास्तविक विन्यास यही मिलता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है हम अलग से देखेंगे। ऐसे Mn में चले जाओगे तो 3d5 4s2 हो जाएगा पूरा, फिर कॉपर में चले जाओ तो होना चाहिए था क्या बच्चों, 4s2 3d9 कॉपर का, लेकिन मिलता है 4s1 3d10, यही वास्तविक विन्यास, एक्चुअल में यही मिलता है। तो यहां पर जो है ये दोनों अगर आप देखें तो ये अपवा नियम जो है, नियम के अपवाद है ना, कि नियम के अनुसार पहले 4s पूरी भरी होनी चाहिए, फिर 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4s खाली रह गई, 3d में चला गया इलेक्ट्रॉन, मतलब लोअर एनर्जी का खाली है और हायर एनर्जी का भर गया। तो ये अपवाद नियम के अपवाद है। अब इस अपवाद का कारण दिया गया और ये है अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो देखो एक तो दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का सम्मित वितरण, कि जो अर्धपूरित कक्षक है और पूर्ण पूरित कक्षक है, ये पूर्णतः क्या होते हैं बच्चों, एक सम्मित विन्यास में अर्धपूरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम होगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे विन्यास स्थायी हो जाता है। कि अर्धपूरित कक्षक के लिए तो दिया गया, और पूर्ण पूरित ये बहुत ही सम्मित विन्यास है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि जो कक्षक है वो नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित होगा, और आकर्षण के कारण इस कक्षा की ऊर्जा घट जाएगी, और यही रीजन है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास सम्मित विन्यास के कारण स्थायी है। बात क्लियर है। ये अर्ध का पूरित में लिखा है, पूर्ण पूरित में भी यही नियम लगेगा। दूसरा है विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। एक उपकोष के कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य विनिमय होता है। विनिमय का मतलब ये हुआ कि ऐसे विनिमय चलेगा कि ये है मान लो एक कक्षक, ये है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 1 2
3 4 5, तो ये इसके साथ विनिमय कर सकता है, ये इसके साथ विनिमय कर सकता है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक इसी तरह से ये इसके साथ विनिमय कर सकता है, ये इसके साथ विनिमय कर सकता है, ये ठीक है। फिर इसकी बात करें तो ये इसके साथ विनिमय कर सकता है और इसके साथ, और ये वाला केवल एक विनिमय कर सकता है। तो कोष जो कक्षक है, समान ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ तेजी से विनिमय करते हैं, और इस विनिमय में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे बोलते हैं विनिमय ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी, विनिमय ऊर्जा समानुपाती है विनिमय युग्म। जितने ज्यादा विनिमय युग्म बनेंगे उतनी ही ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी। तो विनिमय युग्म निकालना है तो फॉर्मूला लगेंगे n(n-1/2), जहां n है समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब ये उपकोष की, ठीक है, कि उपकोष में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। अब मान लिया D4 है, n की वैल्यू 4 है, तो विनिमय युग्म आए 6, D5 रखने पर विनिमय युग्म आ रहे हैं 10, तो D4 के रिस्पेक्ट में D5 एक तो अर्धपूर्णित हो गया जिससे सममिति भी आ गई, और दूसरा है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 10 विनिमय युग्म बन रहे हैं, और जिसके कारण यही रीजन है कि 3D5 मोर स्टेबल देन 3D4, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम D9 और D10 में देखें तो D9 में जो n है 5 1 और 4 1 से, जबकि D10 में 5 5 है, तो इस तरह से D10 का ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी देन D9 की, और यही रीजन है कि D9 से D10 ज्यादा स्टेबल है, और यही दो रीजन है जिसके कारण कॉपर और क्रोमियम के विन्यास में अपवाद दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 3D10 3D9 से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3D10 हो जाती है, क्योंकि 4s और 3D की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे 3D4 ना हो कि 3D5 हो जाए 4s1, तो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम और कॉपर में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के अधिक स्थायित्व के कारण ऐसा दिखाई देता है। ये है अपवाद का कारण। बात क्लियर है यहाँ तक? एफ में भी ऐसे निकाल सकते हैं। फिर आता है हुंड का नियम। देखो हुंड का जो नियम है, अधिकतम बहुलता का नियम भी बोलते हैं। अब ये नियम तो अबाउ नियम तो बताता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरेंगे, ठीक है। हुंड का नियम ये बताता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन मतलब समान ऊर्जा वाले जो समान ऊर्जा के कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब होगा। तो इसमें कहा कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब समस्त कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन वितरित न हो जाए, ठीक है। जब समस्त कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, वो भी दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन वितरित न हो जाए, मींस परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान अधिकतम ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये कहें, मतलब इसने कहा है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में जितने भी उस उपकोष के कक्षक हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन वितरित ना हो जाए। तो अगर हम पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक में चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, डी कक्षक में छठवां इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, ठीक है, युग्मित होगा, और एफ कक्षक में 8वां इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा। इस तरह मतलब पहले पी में 3 तक बटेंगे, चौथा आके युग्मित होगा, डी में 5 तक बटेंगे, फिर छठवां युग्मित होगा, और एफ में पहले 7 तक बटेंगे फिर युग्मित होगा। जब 3 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये 3 विन्यास आपको दे दिए जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन के ही हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ऐसा देखें, ठीक है। तो यहाँ पर s की वैल्यू आएगी +1/2 +1/2 +1/2, कुल मिला के 3/2 है ना। यहाँ आएगी +1/2 +1/2 और -1/2 मीन्स 1/2, और यहाँ -3/2 आ जाएगी टोटल। तो सबसे ज्यादा परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान पहले वाले विन्यास में है, तो यही विन्यास मान्य होगा, समझ लेना। और यही P3 का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। चक्रण बहुलता निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, चक्रण बहुलता बराबर होता है 2s+1, जहां s है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसने कहा है कि उच्चतम
चक्रण बहुलता पर इलेक्ट्रॉन युग्मन होगा। जब तक उच्चतम चक्रण बहुलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होता। तो जैसे बोरॉन में है 2p1 एक अयुग्मित रहेगा, कार्बन में 2p2 है 2 अयुग्मित रहेंगे, नाइट्रोजन में 2p3 है 3 अयुग्मित रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन में जब चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो पेयर्ड हो। तो ऐसे डी में 5 तक बढ़ते जाएंगे, छठवां युग्मित होगा, एफ में जाओगे तो 7 तक बढ़ेंगे, 8वां युग्मित होगा। तो सबसे पहले ये है कि मैक्सिमम जब तक की चक्रण क्वांटम संख्या, जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, एक समान ऊर्जा के कक्षकों में अधिकतम नहीं पहुंच जाती, मींस जब तक चक्रण बहुलता अधिकतम नहीं पहुंच जाती तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ नहीं होगा। दूसरा रीजन ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग कक्षकों में होंगे तो उनका परिरक्षण प्रभाव कम होगा, जिससे कक्षक नाभिक के नजदीक ज्यादा आएंगे और ऊर्जा घट जाएगी, जिससे विन्यास में स्थायित्व आएगा। इसीलिए ये नियम लगे। ये है हुंड का नियम। फिर आता है पाउली का अपवर्जन नियम। ये नियम बताएगा कि किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके अनुसार किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, समझिए ना। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, तो यही कहा इसने कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होंगे। यदि 3 मान समान, ठीक है, तो चौथा अवश्य भिन्न होगा, अवश्य भिन्न होगा। मतलब 3 अगर समान हो भी जाए तो चौथा अवश्य भिन्न होगा। मतलब 4 क्वांटम संख्याएं जो है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं आ सकती। देखो 1s2 के लिए निकाल के देखो, यहाँ है n=1, क्योंकि 1s के आगे 1 है, l की वैल्यू 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है, और जब l 0 तो m 0 होता ही होता है। और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे ये जो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है और एक s इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +1/2। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी उपकोष में है, उसी कोष में है, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की लेकिन चक्रण बदल गया तो -1/2 भिन्न मान। तो 3 मान बिल्कुल समान है लेकिन चौथा भिन्न दिख रहा है। आप चाहे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, मान लो 2p3 लिखा है ना, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये है 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये है थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू होगी 2 क्योंकि दूसरे मुख्य कोष में है, l की वैल्यू 1 होगी क्योंकि p में है, ये -1 0 और ये क्या है बच्चों +1, और m की वैल्यू हम ले लें -1 और s की वैल्यू होगी +1/2। ठीक इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, लेकिन m आ जाएगा 0 और s आ जाएगा +1/2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन m की वैल्यू आ गई +1 और s की वैल्यू +1/2। तो यहाँ पर ये m बदल गया 3 है। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएं कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं आएंगी, यही है नियम। मतलब है कि एक ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा विपरीत चक्रण दर्शाते। ये बात, ये क्वांटम संख्या कहती है कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनके चक्रण हमेशा विपरीत होंगे। इस तरह से पाउली का ये है अपवर्जन। अब देखो लास्ट में बताता हूं कि आपको कोई भी परमाणु क्रमांक दे दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हो, है ना। किसी भी तत्व का अगर हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो देखो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = x n_s2 n-2f14 n-1d 10 और n p6। मतलब है s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, f में 14 मैक्सिमम रहेंगे,
D में मैक्सिमम 10 रहेंगे और P में मैक्सिमम 6। ऐसा नहीं है कि सब में इतने ही इलेक्ट्रॉन, इससे कम हो सकते हैं। यहाँ पर X क्या है और N क्या है ये देखना है, पहले तो इतना रट लेना है। देखो X की जगह क्या रखना है, X का है मतलब दिए गए परमाणु क्रमांक के तुरंत पहले के किसी निष्क्रिय गैस का संकेत लिखना है। बात क्लियर है? मतलब परमाणु क्रमांक जो भी दिया गया है उससे जस्ट पहले परमाणु क्रमांक वाला जो भी निष्क्रिय गैस दिया आ रहा है उसका संकेत। जैसे मान लो मैंने कहा 10 है परमाणु क्रमांक, तो उससे पहले कौन आता है, हीलियम। मान लो कहा 15 है तो उससे पहले क्या आएगा, नियोन। मैंने कहा 25 है तो उससे पहले क्या आएगा, आर्गन। मैंने कहा 40 है तो उससे पहले क्या आएगा, क्रिप्टॉन। 60 है तो जिनॉन, और 80 से ठीक है, यहाँ 90 से ऊपर है या 80 तक है तो जिनॉन, और 90 से ऊपर है तो फिर रेडॉन। तो आपको जो भी परमाणु क्रमांक दिया गया है उससे जस्ट पहले दिए गए परमाणु क्रमांक से के पहले, ठीक है, पहले आने वाले, यहाँ पर लिखना है आने वाले निष्क्रिय गैस का संकेत। ठीक है, ये फिर आता है एन। क्या एन कहलाएगा, निष्क्रिय गैस की आवर्त संख्या, मतलब जो एक्स आपने लिया है यहाँ पर उसकी आवर्त संख्या +1 करना है। जैसे ही आपको एक्स पता चल जाए तो उसकी आवर्त संख्या देखो, हीलियम की आवर्त संख्या 1, नियोन की है 2, आर्गन की है 3, क्रिप्टॉन की है 4, जिनॉन की है 5 और रेडॉन की है 6। ये है तत्वों की आवर्त संख्या, ये लिख लें और उसमें +1 कर लें। अब जब n पता चल जाए तो आपको करना क्या है, n के आधार पर पहले संभावित उपकोष निकालें। जो उपकोष संभावित नहीं है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हटा देना है, और शेष बचे उपकोष में पहले s भरना है इलेक्ट्रॉन से, फिर f, फिर d, फिर p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से क्रम में भरना। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन क्रम से भरने हैं और उपकोष को पूर्ण करना, तब आगे का उपकोष भरना। मतलब यह है कि जब आप n से उपकोष निकाल लो, कितने हैं जो नहीं है उनको इस विन्यास में से हटा दें। मान लो 3f आ रहा है जो पॉसिबल नहीं तो हटा दें, और जितने बने हैं उनमें से पहले s को पूरा भरना है, फिर pf को पूरा भरना है। जब ये पूरा भर जाए तब d में भेजोगे, जब वो पूरा भर जाए तब p में। कौन से कक्षक संभव नहीं है, जैसे 1p, 2d, 3f, ये कक्षक संभव नहीं होते हैं। इसलिए अगर ऐसा कहीं आ जाता है n की वैल्यू रखने से तो इनको हटा देंगे, है ना। अगर कहीं विन्यास लिखने में n-1 d4 और ns2 आ जाए तो उसे आप लिख देंगे n-1 d5 ns1। क्लियर है? और कहीं n-2 f8 और n-1 d0 आ जाए तो उसे आप लिख देना है n-2 f7 n-1 d1। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस d4s2 से ज्यादा स्थायी है d5s1, d8 ठीक है, f8 d0 से ज्यादा स्टेबल है f7 d1, इसलिए ऐसा कर देते हैं। अब हम आते हैं जैसे कुछ तत्वों की विन्यास देखो, जैसे 23 मैंने आपको दिया परमाणु क्रमांक। अब आपको विन्यास लिखना है तो पहले क्या करो, x निकालोगे तो 23 से जस्ट पहले आता है आर्गन 18, इससे पहले और कोई दूसरा नहीं, तो आर्गन लिख दिया। अब आर्गन चूंकि तीसरे आवर्त का तत्व है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4, तो n की वैल्यू आपको पता चल गई। आर्गन का आवर्त संख्या थी 3, आवर्त संख्या x की +1 कर दिया। फिर संभावित कोष निकालो, तो देखो 4s पॉसिबल है। कैसे निकाले मैंने संभावित कोष, देखो आप पहले लिखोगे n- ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ns, ठीक है, तो n की वैल्यू है 4s हो गया, n-2f, तो यहाँ n की वैल्यू रखी आपने 4, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखिए,
NS, तो NS का मतलब 4s, फिर N-2F तो हो जाएगा 4-2F मीन्स 2F, संभव नहीं, ठीक है। N-1D तो 4-1D मीन्स 3D, ये संभव है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। और फिर NP मीन्स 4P, तो ये भी संभव है। तो हमारे पास जो संभव कोष आ गए वो गए 4S, 3D और 4। जो संभव नहीं था उसको हटा देंगे, मतलब ये हटा देंगे, इसको हम 2F नहीं लिखेंगे। तो आ गया 4S, 3D, 4P। अब कॉन्फ़िगरेशन जो विन्यास लिखोगे, आर्गन 18, ठीक है, 3S2 मतलब 20 और 3 थे तो 3D 3, P 0 रह जाएगा, मतलब हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं P 0, मतलब नहीं है तो नहीं लिखो, और लिखना है तो P 0 लिखो, नहीं है तो। बात क्लियर है। तो पहले n का मान रख के संभावित कोष निकाल लो, जो पॉसिबल है उन्हीं को लिखना है और उसी क्रम में, ठीक है। अब जैसे विन्यास 24 में आ जाए तो 24 में आर्गन वही, फिर n की वैल्यू 4, उपकोष वही संभव हो जाएंगे 4S, 3D, 4P, विन्यास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4S2, 3D 5 ऐसा आएगा पहले विन्यास, आप लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा S2, 3D 4, लेकिन हम इसे लिखेंगे आर्गन 4S1, 3D 5, स्थाई यही है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने कहा 82 का लिखो, तो 82 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीनोन, जीनोन की आवर्त संख्या है 5, तो एक जोड़ा तो होगा 6, उपकोष निकाल दो, देखो NS तो ये 6S आ जाएगा, N-2F मतलब 6-2F मतलब 4F, तो ये पॉसिबल है। N-1D मीन्स 6-1D मतलब 5D, ये पॉसिबल है। और 6P तो पॉसिबल है, 6 मतलब NP ये है, तो इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे NP, तो NP मतलब 6P, तो ये 6P पॉसिबल है। तो ये सभी पॉसिबल है, संभव, संभव अक्षर मतलब उपकोष, तो यही लिख दिया मैंने, 6S पॉसिबल है, 4F पॉसिबल है, 5D और 6P। अब हम कॉन्फ़िगरेशन में जीनोन 54 तक तो यही हो गया, और 58, 54 और 14 है, 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80 और 2 82, ये हो गया। ऐसे 114 का लिखना है तो रेडॉन आ जाएगा, x की जगह n की वैल्यू 7, ठीक है। क्यों आ गई 7, क्योंकि छठवां आवर्त इसका और एक इसमें, मतलब 6 यहाँ जोड़ दोगे आवर्त संख्या इसकी, जो रेडॉन की आवर्त संख्या देखोगे तो वो मिलेगी आपको 6 और +1, तो ये कितना हो गया 7। उपकोष सारे पॉसिबल है, 7S, 5F, 6D, 7P, बस भर दो, तो S2 पूरा भर जाएगा, F14, 6D 10, 7S2, यहाँ तक बात क्लियर है। ऐसे GD में निकाल लो, x की वैल्यू x ही आ जाएगी, n की वैल्यू 6, उपकोष होगा 6S, 4F, 5D, 6P, तो हमारे पास जीनोन 54 और 2 58, ठीक है। और बच्चे कितने देखो, है ना, और 8 और बच्चे, तो हम 4F7, 5D1 कर देंगे, क्योंकि 4F7 से ज्यादा स्टेबल है, 4F मतलब 8 से ज्यादा, मतलब यहाँ होना चाहिए था ये विन्यास, कैसा होना चाहिए था देखो, मतलब आपने लिखा जीनोन और 6S2, 4F8 और 5D 0, 6P 0, लेकिन एक्चुअली ये विन्यास मिलता है जीनोन 6S2, 4F7, 5D1, ये ज्यादा स्टेबल है अर्धपूरक होने के कारण। तो बात क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको विन्यास लिख के देखना है, पूरी आवर्त सारणी में कोई भी परमाणु क्रमांक मैंने आपको दे दिया, बहुत इजी गोइंग लिख दोगे। कुछ एक्सेप्शन है तो उनको छोड़ो, बाकी 99% तो बन ही जाएगी आपसे। बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम। बस लास्ट में है तत्व की आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, आवर्त संख्या, तत्व की आवर्त संख्या बताएगा, जो भी n की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर वो आवर्त संख्या बताएगा। ब्लॉक देखना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है वो उसका ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उपकोष को ही लिख देना है। और वर्ग संख्या,
कैसे निकालोगे? अगर वो s ब्लॉक का है तो ns1 होने पर 1, ns2 होने पर 2। अगर वो p ब्लॉक का है तो 12 प्लस p कक्षक के इलेक्ट्रॉन कुल जोड़ देना है। d का है तो n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं, ठीक है। और f ब्लॉक को केवल थर्ड रखना है। फिर से समझे, n की वैल्यू आवर्त संख्या बताएगी। ब्लॉक जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वही उपकोष उसका ब्लॉक हो जाएगा। वर्ग संख्या अगर s ब्लॉक का है तो ns1 और ns2, ns1 होने पर 1 और ns2 होने पर 2। p ब्लॉक का है तो 12 में p इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, p कक्षक के कुल इलेक्ट्रॉन। d ब्लॉक का है तो n-1d के और ns के कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और f ब्लॉक में थर्ड। जैसे मैंने कहा 50 परमाणु क्रमांक, तो x की वैल्यू आ गई kr, n की वैल्यू हो गई 5, उपकोष हो गए 5s 4d 5। ये तो आपको पहले बता दिया मैंने। विन्यास लिख दिया आपने kr 5s2 4d10 5p2, है ना। तो आवर्त संख्या यहाँ n की वैल्यू है 5, तो हो गई 5। p ब्लॉक का है ये, तो p ब्लॉक में हम जानते हैं कि 12 में जितने p इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दो तो 12, और p कक्षक के इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ दी तो हो गए 14। कुल मिला के पूरा पता चल गया कि परमाणु क्रमांक 50 वाला तत्व आवर्त सारणी की आवर्त संख्या 5 में है, वर्ग संख्या 14 में है, ब्लॉक p। और किसी आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या बतानी, कि आपको मैंने कहा आवर्त सारणी की 7वीं आवर्त में कितने तत्व हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आवर्त संख्या आपको दे दी जाएगी, n है सपोज, तो n की वैल्यू का यूज करके और कुल संभावित कक्षकों की संख्या निकालोगे या उपकोषों की। तो n के आधार पर कुल संभावित कक्षकों या उपकोषों की संख्या निकाल लो आप। यहाँ पर पहले क्या करोगे आप, उपकोष निकाल लो, ठीक है। जैसे संभावित उपकोष निकालने का वही रूल लगाओगे, ns n-2f n-1d, और ये वाला मतलब यहाँ फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वाला रूल लगाओगे ns n-2f n-1d और n की वैल्यू रख लो। अगर जो संभव नहीं है उपकोष वो हटा दोगे, जो संभव है वो लिखो। आवर्त में कुल अधिकतम तत्वों की संख्या निकालनी है, तो कुल कक्षक ले लो और इंटू 2 कर दो। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आवर्त संख्या 1 है तो संभावित उपकोष फर्स्ट है, कक्षक होंगे 1, तत्वों की संख्या हो गई 2, मतलब पहले आवर्त में 2 ही तत्व आएंगे, ठीक है। n की वैल्यू 2 हो गई, 2 है और 3, ठीक है। तो उपकोष होंगे 2s और 2p या 3s और 3p। कक्षक होंगे 4, मतलब मैंने पहले 2 रख के निकाला है, तो 2 के लिए 2p और 2s आएगा। कक्षक हो गए 4 क्योंकि s में 1 और p के 3 कक्षक, तो टोटल हो गए 4, तो तत्व हो गए 8। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो अभी 3s और 3p ही पॉसिबल है, तो कुल कक्षक होंगे 4, तत्व हो गए 8। तो दूसरे और तीसरे जो आवर्त है उनमें 8 तत्व रखे गए हैं ना। अब ऐसे ही हम यहाँ आ जाए, n की वैल्यू रखोगे 4 या 5, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा, और या फिर 5s 5p और 4d, ये पॉसिबल है। तो दोनों में 9 हो गए, एक s का 3p के 5d के, तो कक्षक हो गए 9, तो तत्व हो गए 18। तो यहाँ पे भी 18 तत्व, चौथे और 5वें में 18 तत्व आएंगे। छठवें और 7वें में, तो छठवें हो या 7वें, ये देखा यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कौन कौन से कक्षक पॉसिबल है, तो 6s पॉसिबल था इसमें, तो आपने 6 लिख दिया, ठीक है। और 7 रख दोगे तो 7s 5 है 6d और 7, तो यहाँ पर भी 16 और यहाँ भी 16 कक्षक हो गए, तो तत्व हो गए 32। तो आवर्त संख्या 6 और 7 में अधिकतम 32 तत्व आएंगे, समझ गए ना। 32 7वें में भी और 32 छठवें में भी, और रखे भी यही गए। तो इस तरह से हमें अगर n की वैल्यू बहुत अच्छे से आ रही है और उसके आधार पर संभावित कोष निकालना आ रहा है, तो बहुत अच्छे से आप विन्यास लिख लोगे, आवर्त संख्या बता सकते हो, ब्लॉक। तो इस तरह से पूरी आवर्त सारणी का सार निकल आया यहाँ, समझ गए। कुल मिला के ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, आवर्त संख्या बताना, ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम वही लेंगे पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।